हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये हम पढ़ने जा रहे हैं प्री हिस्ट्री के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से सोचना है। छोड़िए, यहाँ पे बात करते हैं आपसे। देखिए, आप बताओ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई खोज करना है, ठीक है, तो आप उस खोज के लिए क्या करेंगे? आप कहीं स्थान पे जाएंगे, वहां पे हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। मतलब किसी स्थान पर पुराने समय में, यानी 2000 ईसा पूर्व, 4000, 6000, 10,000 या 50,000 या कई लाखों ईसा पूर्व पहले क्या हुआ था, अगर इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो हम लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता है, और उस रास्ता का नाम है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई मतलब क्या होता है? सीधे सीधे बात करें तो हमारे पास एक ही रास्ता है खुदाई करने का। हम क्या करेंगे? वहां पे खुदाई करेंगे, और खुदाई में हमें जो प्रमाण मिलेंगे उनके आधार पर हम बताएंगे कि वहां पर क्या रहा होगा। भाई, कहीं का इतिहास जानने के लिए यही तो एक रास्ता है। इसके अलावा दूसरा रास्ता हो सकता है कि कुछ हमें लिखित साक्ष्य वहां से मिल जाए, यानी हो सकता है कि खुदाई के दौरान कोई चीजें मिल जाए, या हो सकता है उस स्थान के बारे में कोई लिखित साक्ष्य मिल जाए। यही दो मेन आधार होते हैं कहीं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं दो आधारों पर हम क्या करेंगे? पूरे इतिहास को पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्री हिस्ट्री के बारे में, और यह जान लीजिए कि सभी लोगों को पढ़ना जरूरी है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, आप अगर आज ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप कुछ मत करिएगा। वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आप क्वेश्चन पेपर उठाइएगा। आपसे 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो। ठीक है, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, और प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास का स्वरूप क्या रहा है, इसके बारे में जानने के लिए इतिहास को सबसे पहले 3 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में? 3 खंडों में, ताकि हमें पढ़ने में क्या हो? आसानी हो। पहला खंड का नाम रखा गया प्राक इतिहास, जिसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, और इसका नाम दिया गया हम लोग प्री हिस्ट्री। क्या बोला गया हम लोग? प्री हिस्ट्री। दूसरे पार्ट का नाम दिया गया आदि इतिहास, इसको हमने नाम दिया इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, तो ये 3 आधार है हमारे पढ़ने के, और इसी आधार पर हमें क्या करना है? पूरे के पूरे इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने अभी बताया पीछे कि किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए, मतलब किसी भी जगह के इतिहास के बारे में जानने के लिए आपके पास 2 ही तरीके हैं। या तो वहां खुदाई करेंगे, यानी पुरातात्विक साक्ष्य आपको मिल जाए, और या तो कोई लिखित साक्ष्य मिल जाए। तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल था ना, यानी जो प्राक इतिहास, देखिए कभी भी प्राक इतिहास और प्रागैतिहासिक में अंतर मत समझिएगा। प्राक इतिहास ही क्या है, प्रागैतिहासिक है, दोनों इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना प्राक इतिहास, तो पहले तो आधे लोग वही सोच के कंफ्यूज होते हैं कि ये प्राक इतिहास क्या होता है और प्राग इतिहास क्या होता है। तो दोनों एक ही चीज है, दोनों लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं देखने के, कहीं के इतिहास के बारे में जानने के। पहला रास्ता है पुरातात्विक साक्ष्य। तो जब हमने क्या किया? खुदाई किया किसी स्थान की सर्वप्रथम, तो वहां से हमें जब कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य अगर हमें मिला है, क्या है इसका मतलब? मिला है, ठीक है, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य में प्राप्त नहीं हुए, मतलब उस स्थान के बारे में कहीं से लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे कालखंड को कहां रखा गया है? प्री हिस्ट्री के बारे में रखा गया है। तो खुदाई के दौरान मिला क्या होगा? खुदाई के दौरान हो सकता है कि औजार मिले हो सकता है बस्तियों का प्रमाण मिला हो कि यहाँ बहुत पहले बस्ती रही होगी, हो सकता हो हड्डियों अस्थियों का प्रमाण मिला हो, या इस तरह से कुछ अन्य चीजों का भी जो है खुदाई के दौरान हमें चीजें प्राप्त हुई हो। लेकिन इस खुदाई के दौरान कहीं भी किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य न मिला हो, उस समय को हम क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास बोलते हैं। सिंपल सी बात है, 2 लाइन की बात है इसमें खाली, कि पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा और लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास। जैसे हड़प्पा काल से पहले का जो समय था, यानी जो पाषाण काल का समय था, जब आदमी क्या करते थे? आदमी खेती करना भी नहीं जानते थे, पशुओं को मारकर खाते थे। तो उस जमाने से क्या कोई लिखित साक्ष्य मिलेगा? यार, वहां के लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो लिखित साक्ष्य मिल सकता है? मिलेगा ही नहीं। हाँ, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, और उसी के आधार पे हमने बताया है कि पुराने समय में आदमियों ने इस जानवर को पालतू बनाया होगा, इस जानवर को सबसे पहले मार के खाया होगा, या फिर क्या किया होगा उनके साथ। ठीक है, शिकार कैसे करते थे, उनका औजार कैसा होता था, उनका घर कैसा होता था, उनका रहन सहन व्यवस्था, ये सारी चीजें हम खुदाई के दौरान मिले अवशेषों के आधार पर बता देंगे। ठीक है, तो वही है क्या? प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास। आदि इतिहास में क्या होता है? पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलेंगे, ठीक है,
लेकिन लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे। अब देखिए मिलेंगे, लेकिन यहां मिलने वाला चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? परंतु अभी तक इस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब मिला तो लिखित साक्ष्य, लेकिन उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है कोई लिखा क्या है। भाई उस जमाने को आज से 4000 साल 5000 साल पहले, यानी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 4-5 हजार साल पहले लोग क्या लिखते थे, वहां क कैसे बनता था, ख कैसे बनता था, ग घ अंगा, ये सब कैसे होते थे, तो ये तो यार उसी जमाने के लोग जानते होंगे। आज के जमाने में हमें लिखित साक्ष्य तो मिल गया, लेकिन हम पढ़ने में उसे असमर्थ हैं। जैसे हड़प्पा काल, ठीक है, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा काल के बारे में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा काल इतिहास के किस कालखंड का हिस्सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आद्य इतिहास का हिस्सा या प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा। क्यों? क्योंकि अभी लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए वो कहां पे रखा गया? यहाँ पे। जिस दिन हड़प्पा में लिखी गई चीजों को पढ़ लिया जाएगा, हड़प्पा वाली चीजें उठ के कहां आ जाएंगी? इस हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाएंगी। यहाँ की क्या खासियत होती है? यहाँ के जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले होते हैं वो तो है ही हैं, साथ में लिखित साक्ष्य भी होते हैं, और इनके अलावा इन्हें पढ़ा भी जा सका है। जैसे बौद्ध धर्म के उदय के बाद से जो भी चीजें हुई, जैन का, महाजनपद काल का, इन सब चीजों से जो भी हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं ना, हम लोगों ने उसको पढ़ लिया। जैसे अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है ना। तो पढ़ लिया ना, पढ़ लिया तो कहां आ गए? हिस्टोरिकल पीरियड में। जब तक नहीं पढ़े थे तब तक कहां थे? तब तक वो प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा था। बस इतनी सी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा दोस्तों ये वाला होगा, ठीक है ना। आज पूरा का पूरा हम इसे कवर करेंगे, और मैंने ऐसा सोचा कि मैं इसे 2 पार्ट में कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही टेक्निकल नाम है थोड़े से, तो मैं आपको याद कराऊंगा। 2 पार्ट रहेगा तो आपको देखने में आराम रहेगा और आसानी रहेगा। तो ये पहला पार्ट है, ठीक है ना। ये कौन सा पार्ट है? ये पहला पार्ट होगा इसका। आइए बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, ठीक है, यानी प्री हिस्ट्री की, ठीक है। ऐसा काल जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही डिसीजन लिया जाए या उस पर निर्भर रहना पड़े, वो काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज का इतिहास कैसे कैसे रहा, ठीक है, किस तरह से भारत में खोज हुआ? तो देखिए सबसे पहले हुआ 1863 में। कितने में हुआ दोस्तों? 1863 में, 1863, ठीक है। 1863 कैसे आप याद रखोगे? देखो 1857 की क्रांति हो गई है, ठीक है, उसके 6 साल बाद क्रांति हुई 57 में, और ये बात है 63 की, तो थोड़ा सा फोकस रहिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी, याद है कि नहीं आपको? 1853 में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच क्या चलाई गई थी? ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है ना। और उससे 10 साल बाद की कहानी है, मतलब उसके बाद तो भारत में खोज होना, भाई भारतीयों के पास इतना फुर्सत था नहीं कि खोज वोज करें, ठीक है। तो जब अंग्रेज आए तो इस चीज के प्रति उनका लगन था और उन्होंने खोजना शुरू किया, ठीक है। तो 1863 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट, आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट इनका नाम पूछता था कि हैं कौन, ठीक है। तो देखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्था थी उससे संबंधित थे, ठीक है, किससे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और यह मूलतः एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इसके अलावा ये पुरातत्वविद भी थे, ठीक है ना, यानी जमीन की खुदाई करते थे, खुदाई के दौरान जो अवशेष मिलते थे उन पर ये विचार विमर्श करते थे और पता लगाते थे कि क्या कैसे रहा होगा, ठीक है। तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे, साथ ही साथ पुरातत्वविद थे, और किससे संबंधित थे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब की बात मैं कर रहा हूँ? 1863 की बात कर रहा हूँ। अच्छा 1863 में हमारे यहाँ गवर्नर जनरल था या वायसराय था? तो देखिए 1858 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, और किसको लाया गया 1858 के बाद से? यानी जब क्रांति हुई, क्रांति के बाद से किसको लाया गया? सीधे वायसराय का पद लाया गया, और लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बनाए गए। तो ये उन्हीं का टाइम चल रहा है, ठीक है, उन्हीं के समय में रॉबर्ट ब्रूस ये थे, ठीक है ना। और इन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो इन्होंने तमिलनाडु में एक जगह थी पल्लवरम, कौन सा जगह है? पल्लवरम, ठीक है ना। तो पल्लवरम में क्या किया इन्होंने? खोज किया सबसे पहले एक क्या की? औजार का, ठीक है। तो जब ये भारत में खोजा गया कोई पहला औजार था, ठीक है। तो ये जो पहला औजार था ये खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1863 में किया गया। कहाँ किया गया? तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर किया गया, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो पल्लवरम, अरमवरम सब वही होता है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु साइड, तो आप लेकिन तमिलनाडु आप ध्यान रखेंगे। देखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे 1863 में, इनको इसी खोज के कारण इनका नाम दिया गया कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कौन है दोस्तों? तो
वो जनक का दायित्व किसको दे दिया गया, मतलब जनक का दायित्व करें, जनक का नाम किसे दे दिया गया, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, क्योंकि ये पहले खोजे थे। लेकिन अगर आपसे पूछे भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, देखिए यहाँ विभाग लगा हुआ दोस्तों, विभाग माने डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इनको 2 साल पहले, यानी ठीक उनसे 2 साल पहले, ये 1863 की बात है और ये 1861 की बात है। 1861 में इन्हें क्या कहा, बनाया गया था पुरातत्व विभाग का जनक। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आपके एग्जाम में यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जबकि प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, पहले कौन बनाया गया, पहले ये, बाद में ये। इनको बनाया कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग का टाइम चल रहा था, तो लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था। और लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले पुरातत्व विभाग भी बनाया था। ठीक है, और इस विभाग का जो प्रथम महानिदेशक थे वो कौन थे, पहले महानिदेशक कौन थे, ये हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, आगे ये वर्तमान में इस समय क्या हाल है इस डिपार्टमेंट का, वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंडर में रख दिया गया, संस्कृति मंत्रालय। किसके मंत्रालय में दोस्तों, कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर में डाल दिया गया, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित हो गया है। 2011 में इस विभाग का 150 साल पूरा हुआ। देखिए 1861 में बना था और 2011 जब आप जोड़ेंगे तो 150 वर्ष होगा। ठीक है, तो पूरा 150 वर्ष पूरा हुआ है और उसी के उपलक्ष्य में क्या हुआ था, यहाँ पे एक जयंती टाइप में मनाया गया था, समारोह किया गया था। ठीक है, बड़ा समारोह था 2011 में। हम कहें कि भारत में सबसे पुराना उपकरण कौन सा है। ठीक है, हमने बताया ना आपसे, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना टेक्निकल टाइप का पूछता है, तो जो जिस फंडे में मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसी फंडे में आप याद करते जाओ। अभी तक मैंने सिर्फ एक नाम आपको बताया, पल्लवरम तमिलनाडु, 1863, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं सबसे पुराने उपकरण के, मतलब कि ऐसा कौन सा उपकरण है भारत में जो सबसे पुराना है, तो वो मिला है दोस्तों बोरी नामक जगह से। हालांकि अब इस बोरी नामक जगह को बोरीवली के नाम से जानते हैं, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। तो बोरी को हम बोरी छोड़िए, बोरी को हम बोरी याद कर लेते हैं। बोरी माने बोरिया, ऐसा बोरा होता है ना, बोरा बोरिया, ठीक है ना, तो बोरिया। तो ऐसा कोई सामान है जो बोरी में भर के, कौन सामान रख दिया जो आपके काम का नहीं, उसको बोरी में भर के घर वाले क्या करते हैं, उठा के ताड़वाड़ पे फेंक देते हैं या कहीं ऐसी जगह रख देते हैं जहां उस सामान का काम नहीं, उसको वहां पे रख दिया जाता है। तो बोरी, तो बोरी में क्या मिला है, सबसे पुराने पाषाण उपकरण मिले हैं। कहां पे मिला है, बोरी में मिला है। तो आपको याद रहेगा बोरी से ये सारे सामान प्राप्त हुए। और ये कितने पुराने हैं, तो ये 14 लाख वर्ष पुराने हैं। कितने पुराने दोस्तों, 14 लाख वर्ष पुराने हैं, पूर्व के हैं। ठीक है ना। एक पुरातत्वविद थे दोस्तों थॉमसन, इनके बारे में भी पूछ लेता है। देखिए मैं सिर्फ इस चैप्टर में 3 लोगों की बात करूंगा, एक रॉबर्ट ब्रूस फुट, दूसरे थे हमारे ये अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है थॉमसन, एक है किंग, आगे आएगा। ठीक है ना। तो ये 4 लोगों के बारे में बात करूंगा और किसी आदमी के बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये थॉमसन है। थॉमसन ने क्या किया कि कोपेनहेगन में एक संग्रहालय बना हुआ है। कोपेनहेगन दोस्तों डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है ना। डेनमार्क एक देश है, ठीक है, यूरोप कंट्री में, और वहां की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। तो वहां के म्यूजियम में जो वस्तुएं रखी हैं उसके आधार पर ये थॉमसन साहब ने बताया कि जो प्रागैतिहासिक काल होते हैं वो कितने भाग में बटे हैं, 3 भाग में बटे हैं। कौन कौन सा टाइम बताया उन्होंने, बताया कि एक पाषाण युग है, बहुत सिंपल याद करना दोस्तों। देखिए एक पाषाण युग मतलब पत्थरों का युग, फिर हमने खोजा क्या, तांबा और कांसा की खोज की, तो आया कौन सा युग, कांस्य युग। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, लोहा आया तो आया लौह युग। सिंपल सी बात, ये 3 बातें बताए हैं। आगे चल के क्या हुआ, इसी पाषाण काल को 3 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। एक को देते हैं पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नव पाषाण काल। तो आज वाला जो पार्ट 1 होगा ना, वहां हम इसको कवर करेंगे, इधर के पूरे को, अगले वाले पार्ट में इन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। आइए थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ी थोड़ी क्या, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो छूट जाए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि आप यूपीएससी को ध्यान में रख के बताइए। अरे यार हम ध्यान में रख के बता रहे हैं, आप ध्यान में रख के पढ़ो। ठीक है। आप मत अपना टाइम वेस्ट करो कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं और आप पढ़िए, क्वेश्चन करिए और तब बातें करिए। ठीक है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है ना, पैलियोलिथिक पीरियड। कहीं कहीं पे हमको ये पढ़ने के लिए मिलता है कि ये जो पूरा माने एकदम स्टार्टिंग वाला, मध्य माने उसके बीच वाला, और फिर निम्न नव पाषाण काल मतलब एकदम नजदीक वाला, नया वाला। ठीक है ना। तो जो एकदम पुराना वाला था पूरा पाषाण काल, उसको भी हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं। अच्छा क्यों बांटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। देखिए 25 लाख ईसा पूर्व से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म होगा, 10,000 ईसा पूर्व। सोचिए कितना बड़ा टाइम पीरियड है यार। एक यहाँ पे
1 साल 2 साल 3 साल आदमी को 150 साल डाकने में इतना हालत हो जाता है। हम बात कर रहे हैं 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो इतने बड़े समय को यार एक ही कालखंड में पढ़ना सही नहीं है। तो ये जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक है पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और लास्ट में है उच्च। देखिए निम्न वाला पहले है, उच्च वाला लास्ट में, तो उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो एग्जाम में आता है आपके क्वेश्चन सीधे होते हैं कि इनका समय क्या है, पीरियड क्या है। तो आपको पीरियड क्या याद रखना, आपको 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि इसके बारे में, चलो हम समय तो बात कर लिए, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि यार इनका क्या, कैसे आप पता करोगे कि कोई सामान जो प्राप्त हुआ है, मान लो हमने कहीं खुदाई किया किसी गांव की, वहां से जो भी हमें सामान मिले हैं वो पूरा पाषाण काल के हैं, ये कैसे डिसाइड किया जाए? यानी पूरा पाषाण काल के कुछ लक्षण होते होंगे, और वो लक्षण क्या है? तो लक्षण दोस्तों ये हैं कि वहां के लोग आखेटक होते थे या शिकारी होते थे उस समय में। कब की बात मैं कर रहा हूं? पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूं। तो लोग कैसे थे? लोग शिकारी थे। शिकारी को ही दोस्तों बोला जाता आखेटक, आखेट करना, शिकारी। और इसके अलावा लोग खाद्य संग्राहक भी थे। खाद्य संग्राहक मैंने खाना जुटाना, भूख लगेगी तो आदमी खाना जुटाएगा ही जुटाएगा। तो आखेटक या शिकारी होने के साथ साथ लोग खाद्य संग्राहक थे। क्या उन्हें पशुपालन का ज्ञान था? नहीं, वो तो पशुओं को देखकर मार के खा जाते थे। ठीक है, उन्हें पशुपालन का ज्ञान नहीं था कि किसी पशु को पाल करके, जैसे कुत्ता को, गाय को, बकरी को, इन सबको पालना चाहिए, उन्हें ये नहीं था। कोई पशु मिल जाए बस खाने के लिए टूट पड़ते थे। ठीक है, तो पशुपालन का ज्ञान उन्हें नहीं था। क्या आग का ज्ञान था? तो जी हाँ दोस्तों, यहां बिल्कुल आप मत कंफ्यूज होइएगा। आपसे कभी भी पूछे कि आग का ज्ञान किस काल में हुआ, तो आग का ज्ञान पूरा पाषाण काल में ही लोगों को था, लेकिन उपयोग का ज्ञान नहीं था। उसको यूज कैसे करें ये नहीं पता था। समझ रहे हैं बात को? उसको यूज करने का ज्ञान हमें नहीं पता था, लेकिन आग का ज्ञान था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि आग का ज्ञान कब प्राप्त हुआ, और ऑप्शन में दिया है 9 पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तो आप तुरंत पहले मारिए पूरा पाषाण काल, क्योंकि पहले पूरा पाषाण काल ही आया है। लोग क्या करते हैं ना, उपयोग के आधार पर तुरंत 9 पाषाण काल मार देते हैं, जो कि एकदम गलत है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो आग का ज्ञान लोगों को था, लेकिन उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। अगर हम इस टाइम के औजार के बारे में बात करें, देखिए यही हमारा मेन होगा 4। एक हम समय की बात करेंगे, लक्षण की बात करेंगे, औजार की बात करेंगे और स्थल की बात करेंगे। एक काल में यही आपको जो ध्यान रखना हो, यही मेन चीजें। ठीक है, तो औजार के बारे में अगर हम बात करें इस टाइम के, तो उस टाइम में जो औजार होते थे वो स्फटिक के होते थे। स्फटिक दोस्तों एक पत्थर होता है, या कह सकते हैं क्वार्टजाइट के होते थे। ठीक है, सब पत्थर के प्रकार हैं। आगे जब आपको भूगोल में हम सेल वाले चैप्टर आएंगे तो वहां डिटेल्स इनके निर्माण की प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे कोई पत्थर स्फटिक होता है, कैसे क्वार्टजाइट बनता है, कैसे संगमरमर बनता है, कैसे स्लेट बनते हैं, ये सारी चीज। तो अभी आप याद रखिए सीधे पत्थर से, क्योंकि शिकार कैसे करेंगे भाई? शिकार करने के लिए लोहा तो था नहीं। ठीक है ना, अभी लोहा का इस्तेमाल तो है नहीं। ये टाइम चल रहा है पाषाण काल। पाषाण माने होता है पत्थर, तो लोग पत्थरों का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? अपने शिकार करेंगे। तो पत्थर कैसा भी हो सकता है, पत्थर स्फटिक का है, पत्थर क्वार्टजाइट का है। पत्थरों में एक सल्क होता है, एक ब्लेड होता है। ब्लेड को दोस्तों फलक बोलते हैं, इसीलिए कहीं कहीं इस संस्कृत का नाम फलक संस्कृति का रखा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में फलक संस्कृत की बात कर रहा है, तो आप तुरंत समझिए कि फलक माने क्या होता है। फलक को बोला जाता है ब्लेड को, मतलब जैसे ब्लेड धारदार होता है ना, उसी तरह पत्थरों को रगड़ के धारदार बनाया जाता था। तो कई फलक में धारदार होते थे, तो उनको बोला जाता फलक, और इसीलिए इस टाइम का नाम भी क्या रख दिया गया? फलक संस्कृति। तो अगर आपसे कहीं पूरा पाषाण बोला तो ठीक है, नहीं बोल रहा है तो फलक संस्कृति आप दे सकते हो। फलक संस्कृति जो है सबसे नॉर्मली बोला जाता है मध्य पूरा पाषाण काल वाले टाइम को। ठीक है, अगर स्पेशली आपसे बहुत फंसा रहा है क्वेश्चन, तो आपको इतने अंदर तक ले जा सकता है कि इन तीनों में से फलक संस्कृति किसको कहा जाता था? तो मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति का इस्तेमाल होता था। ठीक है ना, यानी धार। स्टार्टिंग में क्या होता था, पहले लोग धार धरना नहीं सीख गए थे। पहले लोग पत्थर लगा के नुकीले वाले हिस्से से शिकार करते थे, आगे चल के फिर उसमें धार देने लगे, तब यहाँ पे आए, फिर और धार देने लगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो देखने को मिला है, यहाँ 2 संस्कृतियां और मिली हैं देखने को। फलक संस्कृति तो मैंने ऐसे बता दिया। एक संस्कृति है दोस्तों जो दक्षिण भारत में चलती थी, जिसको मद्रास संस्कृति बोलते थे। दक्षिण भारत में रहने होने वाली संस्कृति क्या बोलते थे? मद्रास संस्कृति। और वहां से हमको मिले हैं जितने उपकरण मिले हैं वो हैंड एक्स टाइप के मिले हैं। हैंड एक्स माने क्या होता है? जैसे हस्त कुठार हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, गड़ासा हो गया, खुरपी हो गया, इस तरह के सामान जो मिले हैं वो कहां से मिले? मद्रास से मिले हैं। तो संस्कृत का नाम ही रख दिया गया मद्रास संस्कृति। एक और टाइप मिला है जिसको बोलते हैं चापर चापिंग टेबुल उपकरण। ठीक है ना, और ये कहां से मिली? ये सोहन नदी घाटी से मिला है, पाकिस्तान वाले हिस्से से। यानी ऊपर आएंगे उत्तर पश्चिमी हिस्से से जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं वो किस टाइप के उपकरण हैं? चापर चापिंग। और दक्षिण भारत वाले उपकरण कैसे हैं? हैंड एक्स। ठीक है ना,
दोनों दो टाइप के उपकरण है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको अलग अलग लेके चलिएगा, ठीक है। चापर चापिंग बिल्कुल अलग है, हैंड एक्स बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर हम स्थल की बात करें तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, स्थल के बारे में बात करना, ठीक है ना। देखिए स्थल में क्या है, एक स्थल है अतिरम पक्कम। एक्चुअली इसका नाम अतिर पक्कम है, मैंने जानबूझ के अतिरम पक्कम लिखा है ताकि आपको बोलने में आसानी हो और आप याद कर लो, ठीक है। तो अतिरम पक्कम, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किताब में देख के मैसेज कर दीजिएगा हमें कि सर अतिर पक्कम होता है, हमें पता है अतिर पक्कम है, मैंने जानबूझ के अतिरम पक्कम लिखा ताकि आप जल्दी से बोलें और जल्दी याद हो जाए। पहला वाला जो था दोस्तों वो पल्लवरम था, वो भी तमिलनाडु में और ये भी तमिलनाडु में, तो अतिरम पक्कम। जो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड साहब के एक मित्र थे जिनका नाम था किंग, मैंने बोला ना 4 आदमी के बारे में बोलूंगा, एक किंग, तो किंग इनके मित्र थे। जो दूसरा उपकरण प्राप्त हुआ, पहला उपकरण तो पल्लवरम से प्राप्त हो गया जिसको रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने खोज दिया, ठीक है। उसी आधार पर उन्हें प्रागैतिहासिक खोजों का जनक नाम दे दिया गया। और दूसरे नंबर पर उनके मित्र किंग ने खोजा था तमिलनाडु में ही, वो जगह कौन सा था, अतिरम पक्कम, ठीक है। एक जगह है हथनौरा, कुल 4 जगह आपको पढ़ने दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है। हथनौरा, तो हथनौरा दोस्तों पड़ता है मध्य प्रदेश में और यहीं पे नर्मदा घाटी थी, यहां से जो है मानव के साक्ष्य मिले हैं सबसे पुराने। तो मानव की खोपड़ी और कंकाल का जो पहला साक्ष्य मिला दोस्तों, यहां बात हो रही पहले साक्ष्य की, कि सबसे पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुआ भारत में वो मानव खोपड़ी या मानव के कंकाल का, वो कहां से मिला है, तो मिला है नर्मदा घाटी से। और बहुत डीप में जाएगा तो और बोल सकता है मध्य प्रदेश से, और डीप में जाएगा तो बोल सकता है वो हथनौरा से। तो आप कैसे याद रखेंगे, आप निकालेंगे निकाला हथौड़ा, हथनौरा को हथौड़ा बोलिए, निकाला हथौड़ा, मारा हथौड़ा, निकाला खोपड़ी, बोलिए आप, मारा हथौड़ा निकाला खोपड़ी, यानी हथौड़े से मार कर खोपड़ी निकाल लिया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। हथनौरा से क्या मिला, खोपड़ी मिला है। तीसरे नंबर पे दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं हैं, बहुत फेमस है, ठीक है। 100 से ज्यादा गुफाएं यहाँ पे हैं दोस्तों, ठीक है। भीमबेटका गुफाएं, ये भी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में ही पड़ते हैं, ठीक है ना। और इस गुफा से चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, वहां से मिलते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि यहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों टाइम की चित्रकारी मिलती है। मतलब एक गुफा जो थी वो तीनों टाइम तक एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है ना। तीनों टाइम के लोग यहाँ रहते थे। यही रीजन है, यही वजह से यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है, ठीक है। किसको, भीमबेटका की गुफाओं को। यहां से ये वाला याद रखिएगा पॉइंट, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों जगह के चित्रकारी के प्रमाण कहां से मिलते हैं, भीमबेटका से मिलते हैं। इसके बाद आ जाइए आप उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश जगह है मिर्जापुर, यहाँ पे माता विंध्याचल का मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है दोस्तों, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मिर्जापुर है ना, ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी औजार मिले हैं। और वो औजार मिले हैं तीनों काल के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों काल के औजार कहाँ से मिले हैं, मिर्जापुर से। तीनों काल के चित्रकारी के प्रमाण कहाँ से मिले, तो भीमबेटका से। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। एक जगह मिर्जापुर में और है, बेलन नदी घाटी, मिर्जापुर में ही, वहां पर अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। देखिए हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है। कहाँ पे, और ये प्रतिमा कब की है, तो ये प्रतिमा हम पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, तो पूरा पाषाण काल की प्रतिमा मिली है। तो पूरा पाषाण काल में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मातृ देवी की प्रतिमा मिली, और कहाँ पे, विंध्याचल में, सॉरी मिर्जापुर में। अब मिर्जापुर में पड़ता विंध्याचल, तो विंध्याचल में माता का मंदिर, तो माता से माता। तो आप ऐसे करके कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बातें करते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हमने देख लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को बोलते हैं मीसोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं, मीसोलिथिक पीरियड, ठीक है ना। और इसको लाने का सबसे पहले श्रेय था 1867 ईस्वी में, ठीक है ना। एक विद्वान थे, उनका नाम था C.L. कार्लाइल, ठीक है ना। इन्होंने इसकी खोज चालू किया मध्य पाषाण काल की, ठीक है, और खोजा। और इसका जो समय है दोस्तों वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। ये 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। तो आप टाइम जरूर फोकस करेंगे, ठीक है, 10 से 4। तो अब हम बिल्कुल समझ लीजिए 4 आ गए हैं, तो इसके बाद हमको हड़प्पा काल से मुलाकात हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। और अगर लक्षण की बात करें तो जो पीछे काम हो रहे थे, क्या शिकार बंद हो जाएगा, नहीं, शिकार चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर पशुपालन की भी शुरुआत हो गई। और मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था, तो वो था कुत्ता। तो एग्जाम में आपसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, कि मानव के द्वारा पहला पशु कौन सा पाला गया था, तो कुत्ता पाला गया था, ठीक है। तो यहाँ पशुपालन की शुरुआत हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि जो है शिकार या आखेट बंद हो गए, नहीं, वो शिकार आखेटक थे, थोड़ा सा कम हो गए हैं और पशुपालन की शुरुआत हो गई। अगर औजार के बारे में बात करेंगे तो क्या औजार वो सब नहीं थे, वो सारे औजार थे, थोड़ा सा लेटेस्ट टाइप के औजार आ गए। जैसे पहले रिवाल्वर था, बाद में पिस्टल आया, उसके बाद माउजर आया, अब और खतरनाक हथियार आ गए, AK-47, AK-56,
जैसे लेटेस्ट हथियार आ गए, उसी तरह यहाँ भी तो जो चीजें वहां चल रही थी वो सारी चीजें हैं। उसी में क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा और धार दिया गया, उनको और उनका तेज किया गया, उनको और निकीला बनाया गया और स्टाइलिश बनाया गया, और इसी को बोलते हैं माइक्रोलिथिक। और छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म उपकरण भी बनाए गए। कहाँ पे? तो माइक्रो वर्ड जहां मिल जाए, माइक्रोलिथिक यानी सूक्ष्म पाषाण काल की जहां बात कर दे, छोटे छोटे सूक्ष्म यंत्रों की बात करते तो कहां पे मिलेंगे उपकरणों की बात करते तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो म से माइक्रो, म से मध्य पाषाण काल, इसको मत भूलिएगा आप। स्थल के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है स्थल। ठीक है, तो वहां पे फिर मैं पीछे आपको याद दिला दे रहा हूं, वहां पे अतिरम पक्कम हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हथनौरा के बारे में, मारा हथौड़ा निकाला खोपड़ी। उसके बाद हम लोगों ने भीमबेटका की गुफाएं देखी, और उसके बाद मिर्जापुर में हम लोगों ने वो स्थान देखा जहां से तीनों जगह के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, ये चीजें। उसी तरह यहाँ भी स्थल है दोस्तों। तो एक जगह है बागौर, वो पड़ता है राजस्थान में, और दूसरा जगह आदमगढ़, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहला मिला था वो बागौर मिले था, और बाद वाला मिला है आदमगढ़ से। क्या मिला है? देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बोला यहाँ पे कि पशुपालन की शुरुआत मिली हमको। तो वो 5000 ईसा पूर्व सबसे पहले पशुपालन का जो साक्ष्य मिला वो कहाँ पे मिला है? बागौर में मिला है। कहाँ पे? बागौर में। तो पहला पशुपालन का साक्ष्य बागौर में। और अगर आपके पास ऑप्शन में बागौर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है? आदमगढ़। लेकिन अगर बागौर भी ऑप्शन में है और आदमगढ़ भी ऑप्शन में है तो आप क्या टिक करेंगे? ये वाला टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले यही वाला मिला है, बाद में ये वाला मिला है। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजन करता है यहाँ पे। ठीक है ना, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि आप एकदम परेशान हो जाएंगे, यार एग्जाम में इसीलिए तो गलती होता है, आप सही करके आओगे लेकिन गलत हो जाएगा। तो पहला फोकस आप इसको करेंगे, बाद में इस पे। एक जगह है दोस्तों लेखैया, लेखैया पड़ता है इलाहाबाद में, और ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, और सर्वाधिक मानव कंकाल यानी सबसे ज्यादा मानव कंकाल जो है वो कहाँ से मिले हैं? तो लेखैया से मिले हैं। ठीक है, पहला मानव कंकाल हम लोगों ने देखा कहां से? पूरा पाषाण काल के मानव कंकाल कहां से मिले थे? तो वो हमें मिले थे कहां से? हथनौरा से, नर्मदा घाटी। और सर्वाधिक मानव कंकाल तो लेखैया से। चौपानी मांडो, ये भी इलाहाबाद में पड़ता है दोस्तों। और यहाँ से सबसे प्राचीनतम मृदभांड का प्रमाण मिला है। मतलब उस जमाने मध्य पाषाण काल में भी मृदभांड का प्रयोग होता था। और ये एक एक्सप्रेशन समझ लीजिए, जबकि ऐसा कहीं नहीं मिला था, लेकिन बाद में खोजों में पता चला कि नहीं चौपानी मांडो में है। तो मांडो, मांड बता रहा है भांडो, मांडो भांडो। ठीक है, तो मृदभांडो को कहाँ मिला, कहाँ पाया गया है? चौपानी मांडो में। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए, बस इतना ही है दोस्तों। और कुछ स्थल जो है एक सिमिलरिटी में है, और यहाँ से पीसीएस में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 जगह हैं और हर आदमी इस पे कंफ्यूज होता है, तो मैंने इसीलिए तीनों को एक साथ रख दिया हूं कि आप चीजें समझ सको। एक जगह है सराय नाहर राय, एक जगह है महदहा, और एक जगह है दमदमा। तो बताओ दोस्तों, तीनों के तीनों प्रतापगढ़ वाले एरिया में है। ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, प्रतापगढ़ में है। तो पहले इसकी कहानी सुन लीजिए। देखिए होता क्या, कहानी क्या है कि एक लड़की रहती है। ठीक है, और एक लड़की से बड़ा प्यार करती है। तो प्यार के दौरान लड़की से कहती है कि ऐसा करो कि हमको तुम आभूषण ला के दे दो। ठीक है, तो बोला ठीक है ला के दे देंगे आभूषण। बोला लेकिन आभूषण कैसा होगा? आभूषण जो है हमें हड्डी का आभूषण चाहिए। ठीक है, अरे आज की लड़कियों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आभूषण कैसा चाहिए उन्हें? क्योंकि भाई जमाना भी तो वही था। तो कहा हमें हड्डी का आभूषण चाहिए। तो जब बोला ठीक है अच्छा मैं तुमको ला के दे दूंगा हड्डी का आभूषण। बोला सुनो अच्छा, हड्डी का आभूषण भी देना और मृग सिंह के छल्ले दे देना हमको। मतलब कि जो मृग होता है ना, हिरण होता है ना, उसके सींग का एक छल्ला बना के देना। मतलब गले में पहनने वाला एक आभूषण होता है, छल्ला बोला जाता है उसे, वो ला के देना। ये 2 चीज हमें ला के दो। अब आशिक था, आशिक निकल पड़ा, गया कहाँ पे गया? एक नहर में गया। कहाँ गया? तो नहर से बना दोस्तों नाहर। नहर से क्या बना? नहर जानते हैं, नदी, नदी या नहर नाम सुना? तो नहर में गया। नहर, अच्छा नहर कैसा होता है? गड्ढा होगा, ऐसे टाइप में होगा नहर, तभी तो नहर होगा, तो पानी बहेगा इसमें से। नहर में गया, तो नहर में क्या था? मतलब स्तंभ गर्त में गया। कहाँ पे गया? स्तंभ गर्त। नहर यानी स्तंभ गर्त। स्तंभ गर्त माने गड्ढा जैसा नुमा स्थान। ठीक है, तो गड्ढा नुमा जैसा स्थान, और वहां पे क्या कर लिया? युद्ध कर लिया। भाई लड़ाई कैसे पाएगा हड्डी? आदमी की हड्डी कैसे पाएगा? ठीक है, तो उसने क्या कर लिया? वहीं पे युद्ध कर लिया। तो सबसे पहला जो युद्ध का साक्ष्य कहां से मिलता है? सराय नाहर राय से। युद्ध करके 4 लोगों को मार डाला, 4 नरकंकाल एक साथ मार डाला, मार के फेंक दिया कहां पे? स्तंभगर्त। उनकी हड्डियां निकाल ली। ठीक है, हड्डी लेके कहां पहुंचा? महदहा। कहां पहुंचा? महदहा। महदहा में पहुंचा और वहां पे पकड़ा एक मृग, और मृग का सिंग तोड़ करके और उसका छल्ला बना दिया, उसका आभूषण तैयार कर लिया। मृग सिंह का छल्ला उसके पास हो गया और हड्डियों का आभूषण। ठीक है, दोनों लेके पहुंच गए अपनी बीवी के पास। जैसे बीवी को दिया, बीवी बोली तुम सच में मार लेगा, हम तो मजाक कर रहे थे।
ठीक है, मजाक कर लेते। अब आदमी का दिमाग खराब, आदमी ने तुरंत अपनी बीबी को मार दिया। और मारने के बाद बीबी, जब भाई प्यार करता था गुस्से में तो मार दिया संजोग से उसी हड्डी से, उसके सर पे जैसे चोट लगा उसकी बीबी गई मर। जब बीबी गई मर तो उसकी याद में तड़प तड़प के भी गया मर। तो स्त्री और पुरुष का युगल समाधान, मतलब क्या है ना कि यहाँ पे कपल्स एक साथ दफनाए गए थे, ठीक है, यानी स्त्री पुरुष का युगल दोनों को एक ही कब्र में दफनाया गया था। तो ये मिल गया महदहा में, ठीक है ना। तो महदहा में हो गया। अब आते हैं दमदमा में। दमदमा में देखिए 3-5 होता था। दमदमा में कौन सा काम होता था? तो दमदमा में 3-5 का काम होता था। सिंपल सी बात याद करा रहा हूं। दमदमा में कैसा काम होता था? 3-5। 3-5 मतलब 3 नरकंकाल एक साथ। अब 5 युगल समाधान, मतलब 5 कपल वाला समाधान एक साथ। युगल समाधान कहाँ मिले हैं? 5 युगल समाधान। और 3 नरकंकालों कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। तो ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। याद करने का तरीका यार, नहीं याद होता है तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी नहीं होता है तो चौंपरास खाइए, झंडू पंचारिस्ट पीजिए ठीक है। आइए, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड, ठीक है दोस्तों, नियोलिथिक पीरियड। और इसके समय की अगर हम बात करेंगे तो यह है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व। अब कई लोग यहाँ डिस्टर्ब कि सर मध्य पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व तक आया था, 10 से 4, तो इसको तो 4 से 1 आना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये मैं गलत नहीं लिखा हूं, ये सही है। आगे मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक हम नवपाषाण की बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ इसका लक्षण क्या मिला? तो यहाँ पे देखिए कृषि की भी शुरुआत हो गई, ठीक है ना। बाकी चीजें चल रही थी, लोगों ने थोड़ा, अच्छा बताइए शिकार एकदम बंद हो जाएगा क्या? नहीं, शिकार तो यार आज भी होता है। नहीं खाते हैं लोग मुर्गा मछली? नहीं खाते हैं, क्या नहीं खाते बताइए। तो शिकार तो आज भी हो रहा है, ठीक है। तो कृषि की शुरुआत, और जब कृषि की शुरुआत हो गई तो अस्थायी जीवन जीने की भी शुरुआत हो गई। खेत छोड़ के कहाँ जाओगे, अब तो रहना पड़ेगा वहां ना। तो अस्थायी जीवन की भी शुरुआत हो गई। देखिए अभी पहले यहां तक कवर कर लीजिए। आग के उपयोग की जानकारी हमें मिल गई। देखो आग की जानकारी तो हमें पूरा पाषाण काल में ही थी, मध्य पाषाण काल में थी, नवपाषाण काल में भी थी, लेकिन उपयोग की जानकारी नहीं थी। वो उपयोग वाला काम हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, यानी नवपाषाण काल में आग के उपयोग की जानकारी हमें प्राप्त हो गई। इसके अलावा कुंभकारी की भी ज्ञान प्राप्त हो गया। देखिए मृदभांड वगैरह हम लोगों को बनाए थे, लेकिन कुंभकारी नहीं जानते थे। कुंभकारी मैंने और मिट्टी के सामान बनाना नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ कुंभकारी का ज्ञान प्राप्त हो गया। और पहिए का आविष्कार भी हो गया, मतलब अब तो ट्रांसपोर्टेशन चालू हो जाएगा, ठीक है, यानी लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना शुरू कर देंगे। तो अगर हम कृषि में बात करें तो पूछता है कि पहला फसल कौन सा उगाया गया? तो उत्तर है जौ। पूछता है पहला फसल कौन सा खाया गया? तो उत्तर है गेहूं। अब आप परेशान कि यार उगाया जौ खाया गेहूं, मतलब समझ में नहीं आया। देखिए जो जौ जब आदमी ने उगाया ना, तो जौ का इस्तेमाल वो धार्मिक कार्यों में करता था। आज भी जौ का इस्तेमाल हम लोग धार्मिक कार्यों में करते हैं, ठीक है। तो जौ का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में करता था, जबकि गेहूं का इस्तेमाल सबसे पहले खाद्यान्न के रूप में किया गया। खाने के रूप में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप बिल्कुल मत फंसिएगा। जौ का उपयोग उसने किस काम के लिए किया था? धार्मिक कार्यों के लिए। गेहूं का उपयोग खाद्यान्न के लिए। उसके बाद आया चावल, फिर आया मक्का। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। औजार के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों औजार, यहाँ पे जो औजार थे और लेटेस्ट टाइप आ गए, स्लेट पत्थर के औजार आ गए। पहले वाले में देखिए क्वार्टजाइट था, हमने बताया आपको, क्वार्टजाइट स्फटिक था। बाद में माइक्रोलिथिक आया था, माइक्रोलिथिक आया, और अब क्या आ गया? स्लेट पत्थर के औजार, ठीक है। इसके स्थल क्या है? तो स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक मेहरगढ़, सबसे पहले ऊपर से बात करता हूँ पाकिस्तान साइड से। पाकिस्तान में एक जगह है दोस्तों बलूचिस्तान, ठीक है, और वहीं पे एक जगह है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ में सबसे पहले 7,000 ईसा पूर्व में हमें क्या मिला था? कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। और पालतू भैंस का साक्ष्य भी कहां से मिला है? मेहरगढ़ से, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे। तो मेहर माने मेहर, ठीक है, याद रख लीजिए, ऐसे बोलना सही नहीं है। तो देखिए 7,000, और ये भी पुराने खोजों के अनुसार। हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो मुझे फिर से यहाँ से पढ़ाना पड़ा है। देखिए यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है, 7,000 ईसा पूर्व यहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं पुराने खोजों के अनुसार। लेकिन हम नए खोजों के अनुसार अगर हम बात करें तो एक जगह है दोस्तों लहुरा देव, ठीक है। लहुरा देव जो कि पड़ता है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रमाण मिला है कृषि का वो 8,000 ईसा पूर्व है। कितना ईसा पूर्व? 8,000 ईसा पूर्व। यहाँ से कृषि और चावल दोनों का साक्ष्य मिला है, और ये नया आ गया। तो आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको लहुरा देव ऑप्शन में दिया हो, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कभी भी मेहरगढ़ को आप टिक मत करिएगा, इसीलिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो कभी भी लहुरा देव ऑप्शन में है तो आप लहुरा देव टिक करिए, और नहीं अगर लहुरा देव है तब मेहरगढ़, क्योंकि ये 8,000 ईसा पूर्व है और ये 7,000 ईसा पूर्व है। एक जगह और है दोस्तों कोल्डिहावा,
ठीक है, ये इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन बनेगा आपका, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए LMK, ठीक है, यानी सबसे पहले लौरादेव, फिर क्या हो जाएगा आपका मेहरगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कोल्डी हवा, ठीक है। इसी तरह एक जगह है चिराद, चिराद दोस्तों पड़ता है सारण जिला पड़ता है बिहार में, यहाँ पर हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्थल याद कर लीजिए, जैसे मेहरगढ़ है, राणा गुंडई, राणा गुंडई से घोड़े की दांत पाए गए हैं, ठीक है ना। मुगल गुंडई है, पिरियानो गुंडई है, डाबर कोट है और बालकोट है, ये सब के सब पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो ये कुछ पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, जहां पर हमें खुदाई के दौरान चीजें प्राप्त, ये 9 पाफाड़ काल के जगह है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम और एक जगह है गुफ्फा कराल, ठीक है, 2 जगह है कश्मीर में, यहाँ से भी चीजें मिली हैं, ठीक है। बुर्ज होम का अर्थ होता है दोस्तों जन्म स्थान, जबकि गुफ्फा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, ठीक है। कुम्हार की गुफा, यहाँ जो गुफ्फा कराल है, यहाँ से कृषि और पशुपालन का दोनों साक्ष्य एक साथ मिला है, मतलब ये पहला कोई स्थान है जहां से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य एक साथ प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर हम बुर्ज होम की बात करें तो यहाँ से साक्ष्य मिला है कि लोग गड्ढों में रहते थे, गड्ढों में मतलब गड्ढे में नहीं रहते थे, लोग गड्ढों में घर बना के रहते थे, ठीक है। और यहाँ पे शिकार और मछली पालन का भी साक्ष्य देखने को मिला है, और एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो अच्छा, ऐसा क्यों रहा होगा? हो सकता हो कि ऐसा रहा हो कि जो भी मालिक की फेवरेट वस्तु रही हो वो उसके साथ दफना दी जाती रही हो, तो ऐसा कुछ इशू रहा होगा उस टाइम में। दोस्तों मैं आपसे कुछ जो भी पीसेस की तैयारी करते हैं उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट में मैसेज करोगे, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग चर्चा किया जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने पढ़ा युगल समाधान के बारे में, तो यार इस युगल समाधान का मतलब क्या है? युगल समाधान का मतलब ये है क्या कि जो है पुरुष और महिला एक साथ दफनाए जाते थे, लेकिन ये कैसे संभव है? मान लीजिए एक आदमी है और एक औरत है, तो आदमी की मृत्यु और औरत की मृत्यु एक साथ तो होगी नहीं, एक साथ तो होगी नहीं, तो जब भी होंगे दोनों अलग अलग होंगे। अब एक लोग को कब्र में दफनाने, दोबारा कब्र खोद के उसी में औरत को दफनाने, तो ऐसा भी नहीं करने जाओगे। तो क्या ऐसा था क्या कि कुछ सती प्रथा जैसा वहां पे इशू था? ये मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप और बेहतर तैयारी कर सको, ठीक है, और अपने में चर्चा करिए, अपने टीचर से बात करिए, ठीक है, और आप सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि क्या रहा होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा था क्या कि सती प्रथा जैसी कोई चीज थी कि अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी दफना दिया जाए, तभी तो युगल समाधान होगा, नहीं तो युगल समाधान होने का चांस ही नहीं बनता है। तो इसके बारे में क्या है सच्चाई, आप ढूंढिएगा, ठीक है, ये आपका काम है। तो इसी तरह दोस्तों आगे का जो पार्ट 2 होगा, ये अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा जरूर से, ठीक है। ये 2 ही पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज अगर ऐड आया करे दोस्तों तो ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड पे क्लिक किया करिए, ठीक है। थोड़ी सी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे लिए आप इतना कर दो। आपके लिए यार मैं इतना मैटर तैयार करता हूँ, इतनी चीजें ढूंढ के लाता हूँ, आपको इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है, और आप लोग इतना प्यार भी देते हो, आप रिप्लाई भी करते हो, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। बस आप अगर मेरा एक काम और यही कर देंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आप प्लीज ऐड पे क्लिक किया करिए, ठीक है। सिंपल सा फंडा बताऊं, देखिए ऐड पे क्लिक करने का मतलब क्या, आप लोग अपने दिमाग में जोर मत डालिए। जब आप ऐड पे क्लिक करोगे ना तो उससे मुझे प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उससे कुछ पैसे मिलते हैं हमें, ठीक है। तो मैं आपसे तो यार कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं करना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यार जो ऐसे सभी बच्चे हैं आपको हमेशा सारी चीजें मैं फ्री में देता रहूँ, ठीक है। कई लोग होते हैं ना 2-4 चैप्टर पढ़ाएं, आ जाइए मेरा पेन ड्राइव कोर्स ले लीजिए, मेरा पैकेज ले लीजिए, CD पैकेज ले लीजिए, DVD पैकेज ले लीजिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं सब कुछ फ्री रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी अर्निंग हो जाएगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या आप नहीं चाहते? अगर मुझे थोड़ी अर्निंग हो जाएगी दोस्तों तो जो चीज़ें मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ वो आगे और जो है अच्छे से पढ़ाऊंगा। हो सकता है मैं उन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप या कंप्यूटर पे उनको प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाना शुरू करूँ। वैसे मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन होता है, यहाँ बात करने का मौका अच्छा होता है और चीज़ें अपने हाथ से लिखी होती है ना। जैसे कंप्यूटर में मैं कैसे बनाऊंगा, तो हमें इतना बात लिखना है, अब चलो उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन में डिजाइन तैयार करने, ऐसे क्या होता है मैं अपने हाथ से लिखता चला जाता हूँ। और अब देखिए किसी एक जगह हम लोग किताब में और किसी नोट्स में तो मिलता नहीं है, मैं उठाया छाप दिया। मैं भी क्या करता हूँ यार 5-6 किताब रख के उनको पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चंस देखता हूँ, क्वेश्चन के सेट देखता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, उनका पैटर्न क्या है, ताकि आपको फायदा मिले। तो वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ। तो अगर मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप मेरे लिए कर सकते हो, भरोसा है मुझे आप करोगे, ठीक है। तो ऐड पे क्लिक जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।